फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं चैप्टर 26 जांच तथा विचारण के बारे में साधारण उपबंध। सेक्शन 337 सीआरपीसी सेक्शन 300। एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। आर्टिकल 220 के सब क्लोज 2 से गवर्न होगी डबल जीओ पार्टी। तो इस सेक्शन की जो क्लोज फर्स्ट है वो अपने आप में मूल सिद्धांत है, मूल प्रिंसिपल है, और आगे की जो सब क्लोजेस हैं वो इसके सारे एक्सेप्शन हैं। क्लोज फर्स्ट इसका कह रहा है कि जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के द्वारा विचारण किया जा चुका है और ऐसे विचारण में उसे दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है, तो जब तक कि उसकी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति प्रवृत्त रहती है तब तक न तो वो उस अपराध के विचारण के लिए न तो उसी अपराध के लिए विचारण का भागी होगा और न ही उन्हीं तथ्यों के आधार पर किसी अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी होगा जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से भिन्न आरोप लगाए गए हैं उनसे भिन्न आरोप धारा 244 की उपधारा 1 के अधीन लगाया जा सकता है या जिसके लिए उसकी उपधारा 2 के अधीन उसे दोषसिद्ध किया जा सकता था। तो जहाँ की किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध या दोषमुक्त कर दिया गया है, जब तक कि उसकी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति प्रवृत्त रहती है तब तक न तो उसे उस अपराध के लिए उसका पुनः विचारण किया जाएगा और न ही उन्हीं तथ्यों के आधार पर किसी अन्य अपराध के लिए पुनः विचारण किया जाएगा। किसके अधीन? जो आरोप लगाए गए हैं उससे भिन्न आरोप, जो कि सेक्शन 244 की क्लोज फर्स्ट या सेक्शन 244 की क्लोज सेकंड के अधीन न तो उस पर आरोप लगाया जा सकेगा और न ही उसे दोषित किया जा सकेगा। जितने भी आरोप हैं उन सभी को एक साथ लगा लिया जाए। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है 221 सीआरपीसी। अब इसका क्लोज सेकंड जो है वो इसके एक्सेप्शन प्रस्तुत करता है। ये क्या कहता है कि जहाँ किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया गया, ऐसे व्यक्ति का विचारण जो है तत्पश्चात राज्य सरकार की सम्मति से किसी भिन्न अपराध के लिए किया जा सकता है। जहाँ किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध या दोषमुक्त कर दिया गया, ऐसे व्यक्ति का विचारण किसी भिन्न अपराध के लिए किया जा सकता है। किसकी अनुमति से? राज्य सरकार की अनुमति से, जिसके लिए पूर्वगामी विचारण में उसके विरुद्ध धारा 243 की उपधारा 1 के अधीन पृथक आरोप लगाया जा सकता था। जहाँ कि उसे एक अपराध के आरोप के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया गया, वहाँ उस पर और कोई भी आरोप लगाए जा सकते थे, किंतु ऐसा आरोप नहीं लगाया गया है, तो उस व्यक्ति पर संबंधित राज्य सरकार की अनुमति से भिन्न अपराध का आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है। आगे है क्लोज 3। क्लोज 3 क्या कह रहा है? क्लोज 3 विवादक विबंध का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। जो व्यक्ति किसी ऐसे कार्य से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, इसमें दोषमुक्त नहीं है, दोषसिद्ध ही है। कोई व्यक्ति ऐसे कार्य से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जो ऐसे परिणाम पैदा करता है जो उस कार्य से मिलकर उस अपराध से जिसके के लिए वह दोषसिद्ध किया गया भिन्न कोई अपराध बनाते हैं, उसका ऐसे अंतिम वर्णित अपराध के लिए तत्पश्चात विचारण किया जा सकता है यदि उस समय जब वह दोषसिद्ध किया गया था वे परिणाम नहीं थे या उनका होना न्यायालय को ज्ञात नहीं था। तो जहाँ किसी व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और दोषसिद्धि के पश्चात उस अपराध के निमित्त ऐसे कोई परिणाम पैदा होते हैं, ऐसे कोई कॉन्सिक्वेंस पैदा होते हैं जो कि भिन्न अपराध बनाते हैं, तब उस व्यक्ति को ऐसे भिन्न अपराध के लिए पुनः विचारित किया जा सकता है, उसका पुनः विचारण किया जा सकता है। कि कब किया जा सकता है? जबकि वे परिणाम जिस समय कि उसे दोषसिद्ध किया गया था पैदा ही नहीं हुए थे या न्यायालय को उन परिणामों का होना ज्ञात नहीं था। उन मामलों में ऐसे व्यक्ति का पुनः विचारण किया जा सकता है। इसे कहते हैं एसयू एस्टोपल का सिद्धांत। आगे इसका क्लोज 4 जो है वो क्या कह रहा है? क्लोज 4 कह रहा है कि जो व्यक्ति किसी कार्य से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए, किन्हीं कार्यों से बनने वाले अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया गया है, उस पर ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के होने पर भी उन्हीं कार्यों से बनने वाले उसके द्वारा किए गए किसी अन्य अपराध के लिए तत्पश्चात आरोप लगाया जा सकता है, उसका विचारण किया जा सकता है यदि वह न्यायालय जिसके द्वारा पहले उसका विचारण किया गया था उस अपराध के विचारण के लिए सक्षम नहीं था जिसके लिए बाद में उस पर आरोप लगाया गया था।
अगर किसी व्यक्ति पर किसी कार्य के अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया गया और उसके पश्चात उन्हीं कार्यों से बनने वाले किसी भिन्न अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति का पुनः विचारण किया जा सकता है, और अगर वो न्यायालय जिसने उसका पहले विचारण किया था सक्षम नहीं था, तो बाद में किसी अन्य न्यायालय के द्वारा उसका विचारण किया जा सकता है जिसके लिए बाद में उस पर आरोप लगाया गया था। आरोप जब लगाया गया था तब घटनाक्रम कुछ और था, न्यायालय की अधिकारिता अलग थी, और वो न्यायालय विचारण करने के लिए सक्षम नहीं था, तो किसी अन्य न्यायालय के द्वारा ऐसे अपराध का विचारण किया जा सकता है। क्लोज 5 इसका कह रहा है, हमने क्लोज 2, 3, 4 देख लिए। क्लोज फर्स्ट जो है वो मूल सिद्धांत है, क्लोज 2, 3, 4 जो है वो इसके एक्सेप्शन है। तो पहले तो हम इन सबको समझते हैं। तो क्लोज फर्स्ट को एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं कि कै का विचारण सेवक की हैसियत में चोरी करने के आरोप पर किया जाता है। सेवक की हैसियत में चोरी की और उसमें वह दोषमुक्त कर दिया गया, तो जब तक कि उसकी दोषमुक्ति प्रवृत्त रहती है तब तक उसे सेवक के रूप में चोरी करने के लिए या उन्हीं तथ्यों पर चोरी करने के लिए या आपराधिक न्यासभंग के लिए बाद में आरोप नहीं लगाया जा सकता। तो क्लोज फर्स्ट अपने को यही कह रहा है कि जहाँ किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया गया है उसका उन्हीं अपराध के आधार पर पुनः विचारण नहीं किया जा सकता या किसी अन्य अपराध के आधार पर पुनः विचारण नहीं किया जा सकता। तो ये इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम क्लोज फर्स्ट को अच्छे से समझते हैं। इसी से संबंधित इलस्ट्रेशन है कि कै के आपराधिक मानववध के लिए कै पर सेशन न्यायालय के समक्ष आरोप लगाया जाता है और वह दोषसिद्ध किया जाता है। ठीक है, कै पर आरोप लगाया गया, उसे दोषसिद्ध किया गया। कै की हत्या के लिए उन्हीं तथ्यों के आधार पर उसे पुनः विचारित नहीं कर दिया जाएगा। अगर आपराधिक मानववध के लिए कै को दोषसिद्ध कर दिया गया है तो उन्हीं तथ्यों के आधार पर उसे पुनः विचारित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20(2) का संरक्षण और सेक्शन 337 CRPC 300 का क्लोज फर्स्ट ये भी दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। लेकिन इसी के साथ ही इसके अपवाद आते हैं। अपवाद सेकेंड हमने पढ़ लिया कि राज्य सरकार की अनुमति से पृथक आरोप लगाया जा सकता है। क्लोज 3 जो हमने इश्यू एस्टोपल पढ़ा था उस पर जो इलस्ट्रेशन है वो देखते हैं कि घोर उपपत्ति कारित करने के लिए कै का विचारण किया गया और वह दोषसिद्ध कर दिया गया। किसी व्यक्ति को कै ने घोर उपपत्ति की ग्रीवियस हर्ट कारित किया और उसका विचारण किया गया और उसे दोषसिद्ध किया गया। दोषसिद्धि के पश्चात क्या होता है, वो जो क्षत व्यक्ति है वो तत्पश्चात मर जाता है, तो कै का पुनः विचारण आपराधिक मानववध के लिए किया जा सकेगा, क्योंकि वो परिणाम उस समय नहीं थे, बाद में वो परिणाम कारित हुए, इसलिए उसे पुनः विचारित किया जाएगा आपराधिक मानववध के लिए। आगे इसी से संबंधित इलस्ट्रेशन है अपना, जेलों में आया हुआ है कि कै को स्वेच्छा से उपपत्ति कारित करने के लिए जेएम फर्स्ट के द्वारा आरोप लगाया गया और दोषसिद्ध किया गया। स्वेच्छा से उपपत्ति कारित करी, आरोप जेएम फर्स्ट के द्वारा लगाया गया और उसे दोषसिद्ध किया गया। कै को स्वेच्छा से घोर उपपत्ति कारित करने के कै का उन्हीं तथ्यों के पश्चात पुनः विचारण नहीं किया जाएगा जब तक कि मामला उपधारा 3 के भीतर नहीं आ जाए। जहां बाद में परिणाम कुछ और निकल रहे हैं तभी ऐसे व्यक्ति को दोषसिद्ध किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। स्वेच्छा से घोर उपपत्ति के लिए अगर कोई किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध किया गया है तो स्वेच्छा से घोर उपपत्ति के लिए उन्हीं तथ्यों के आधार पर पुनः विचारित नहीं किया जाएगा जब तक कि मामले के परिणाम चेंज न हुए। अगर परिणाम बदल गए हैं तो परिणाम बदल गए अर्थात उसकी मृत्यु हो गई, परिणाम बदल गए हैं तो उसे क्लोज 3 के अंतर्गत पुनः विचारित किया जा सकता है। अब क्लोज 4 जो हम पढ़ के आए उस पर इलस्ट्रेशन है कि कै के शरीर से संपत्ति की चोरी करने के लिए द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा आरोप लगाया जाता है और वह दोषसिद्ध किया जाता है। कै के शरीर से संपत्ति की चोरी करी, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल की गई, उसमें वह कन्विक्ट किया गया
उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात क पर लूट का आरोप लगाया जा सकेगा और उसका विचारण किया जा सकेगा। क्यों किया जा सकेगा? क्योंकि क्लोज 4 में अपने को बता रखा है कि वो न्यायालय विचारण के लिए सक्षम नहीं था। बाद में अपराध भिन्न अपराध बन गया और न्यायालय विचारण के लिए अन्य अपराध बन गया और न्यायालय विचारण के लिए सक्षम नहीं था, तो सक्षम न्यायालय जेएम फर्स्ट के द्वारा उसका पुनः विचारण किया जा सकता है। आगे इसके लास्ट इलस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि ख को लूटने के लिए क, ख और ग पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा आरोप लगाया जाता है, वे दोष सिद्ध किए जाते हैं। डकैती के लिए उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात क, ख और ग पर आरोप लगाया जा सकेगा और उसका विचारण किया जा सकेगा। घ को लूटने के लिए क, ख, ग पर जेएम फर्स्ट के द्वारा आरोप लगाया गया, उन्हें दोष सिद्ध किया गया। बाद में जो है वो ट्रायल में समझ में आया कि ये 4 व्यक्ति नहीं 5 व्यक्ति थे, मामला लूट का नहीं था, मामला डकैती का था। तो ऐसे व्यक्ति का उन्हीं तथ्यों के आधार पर पुनः आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। यहाँ विचारण का न्यायालय चेंज हो जाएगा क्योंकि सक्षम न्यायालय नहीं था, जेएम फर्स्ट डकैती की ट्रायल नहीं कर सकता, तो सेशन न्यायालय को मामला सुपुर्द कर दिया जाएगा और सेशन न्यायालय के द्वारा ट्रायल की जाएगी। तो क्लॉज 4 यही कह रहा है कि जो व्यक्ति किन्हीं कार्य से बढ़ने वाले किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया गया, तो ऐसी दोषसिद्धि दोषमुक्ति होने वाले उन्हीं कार्य से बढ़ने के लिए किसी अन्य अपराध के लिए जिस तत्पश्चात आरोप लगाया जा सकता है उसका विचारण किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जबकि वह पहला न्यायालय जिसने उसका विचारण किया था उसके विचारण के लिए सक्षम नहीं था, जिसके लिए बाद में आरोप लगाया गया है, तो ऐसे व्यक्ति का पुनः विचारण किया जा सकता है। अब आगे इसकी क्लोज 5। क्लोज 5 कहती है धारा 281 के अधीन उन्मोचित किए गए किसी व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण उस न्यायालय की जिसके द्वारा वो उन्मोचित किया गया था या किसी अन्य न्यायालय की जिसके ऐसे प्रथम वर्णित न्यायालय अधीनस्थ है सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा। संबंध मामले में किसी व्यक्ति का उन्मोचन किया गया, ठीक है, और उन्मोचन के पश्चात उसका पुनः विचारण उस न्यायालय ने जिस न्यायालय ने कि उसे उन्मोचन दिया था या फिर ऐसे न्यायालय ने जिसके वह न्यायालय जिसने उन्मोचन दिया था अधीनस्थ है, इन न्यायालय की सम्मति के बिना उसका पुनः विचारण नहीं किया जाएगा। कभी भी ये जो है उन्मोचन जो है ये दोष मुक्ति और दोष सिद्धि के बीच की अवधि है और कभी भी क्लोज आर्टिकल 20 के क्लोज 2 और 300 में डबल जीओपार्डी में कभी भी उन्मोचन नहीं दिया जाता, दोष सिद्धि या दोष मुक्ति ही की जाती है। तो यही है, उन्मोचन से संबंधित कोई मामला है तो जिस न्यायालय ने उन्मोचन दिया है या वह न्यायालय जिस न्यायालय के अधीनस्थ है उसकी सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा। आगे इसका क्लोज 6 है कि इस धारा की कोई भी बात साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 26 पर या संहिता की धारा 208 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो सबसे पहले तो संहिता की धारा 208 जो कि CRPC 188 है कि भारत के बाहर किए गए अपराधों के लिए दंड। तो जहाँ कोई व्यक्ति भारत के बाहर किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध कर दिया जाता है तो उसका भारत में पुनः विचारण नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20(2) का उसे संरक्षण प्राप्त होगा। किंतु अगर किसी व्यक्ति को भारत के बाहर दोषमुक्त कर दिया गया है तो उसी अपराध के लिए उसका भारत में पुनः विचारण किया जा सकेगा और उसे दोष सिद्ध किया जा सकेगा। दोष सिद्धि पर पुनः विचारण नहीं होगा, डबल जीओपार्डी का संरक्षण मिलेगा, 20(2) का संरक्षण मिलेगा और अगर उसे दोषमुक्त कर दिया गया है तो ऐसे व्यक्ति का पुनः विचारण किया जा सकेगा। साथ ही जनरल क्लोजेट एक्ट की सेक्शन 26 भी इसमें यही कह रही है कि अगर किसी व्यक्ति का दो अलग अलग अधिनियमों के अंतर्गत किसी अपराध का विचारण चल रहा है तो उसे जो है किसी एक ही अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जाएगा। दोनों अधिनियमों के अंतर्गत उसे सज़ा नहीं दी जाएगी। डबल जीओपार्डी का नियम यहाँ लागू हो जाएगा। दोहरे दंड से उसे संरक्षण प्रदान किया जाएगा। एक ही अपराध के लिए 2 बार उसे दोषसिद्ध नहीं किया जाएगा। तो ये क्लोज 6 वेरी इम्पोर्टेंट स्पष्टीकरण है। परिवाद का खारिज किया जाना या अभियुक्त का उन्मोचन इस धारा के प्रयोजन से दोष मुक्ति नहीं समझा जाएगा। परिवाद का खारिज होना या अभियुक्त का उन्मोचित होना यहाँ दोष मुक्ति का आधार प्रस्तुत नहीं करता। ये तो थी है सेक्शन। आज हमने सेक्शन के बेस को देखा है। इस सेक्शन पे काफ़ी केस लॉज हैं, उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।